आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। फिर भी वो बल हवा आरव के शरीर के पास से ऐसे ही गुजरी, जबकि आरव अभी भी बिना एक भी मांसपेशी हिलाए पूरी तरह से वहां खड़ा था। एन, तुम्हारे पास कुछ शक्ति है। पीली शर्ट वाला युवक थोड़ा स्तब्ध था। उसने नहीं सोचा था कि एकमात्र द्वितीय स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में उसके झटके की ताकत को इतनी आसानी से रोक सकता है। ब्रेव, यहां आओ। चलो। आरव इस बेतहाशा घमंडी युवक से परेशान होने के लिए अनिच्छुक था और हल्के से चिल्लाया। ब्रेव ने एक धीमी दहाड़ लगाई और लावण्या के आलिंगन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। पलक झपकते ही वो आरव के पीछे आ गया और छिपने की कोशिश कर रहा था। मम, उसका नाम ब्रेव है? बहुत अच्छा नाम है। क्या वो छोटा ब्रेव है जिसे तुम पाल रहे हो? लावण्या ने अपनी आंखें झपकाई और आरव से उत्सुकता से पूछा। तो क्या हुआ अगर हाँ? आरव ने अनिर्णायक रूप से उत्तर दिया। पीली शर्ट वाले युवक की हरकतों से आरव काफी नाखुश हुआ। घर के प्रति उसकी नफरत उस पर बैठे पक्षियों तक फैल गई। आरव के मन में लावण्या के प्रति भी कोई सकारात्मक धारणा नहीं थी। लावण्या ने अभी बोला भी नहीं था कि पीली शर्ट वाले युवक ने डांटा। बदतमीजी! क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? आरव ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, बदतमीज? मुझे आश्चर्य है कि यहां कौन चिल्ला रहा है और झगड़ा कर रहा है, मेजबान और अतिथि के क्रम को उलट रहा है, फिर भी कहते हो कि दूसरे बदतमीज हैं? पीली शर्ट वाले युवक ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, मेजबान और अतिथि के क्रम को उलट रहा है? तुम्हारा मतलब है कि तुम इस जगह के मालिक हो? मुझे आश्चर्य है कि आदरणीय किमिया संप्रभु का डोजो कब से तुम्हारा क्षेत्र बन गया? आरव मुस्कुराया और कहा, तुम्हें नहीं पता, यह कुछ समय पहले की बात है। पीली शर्ट वाले युवक को कब से इस तरह का उकसावा सहना पड़ा? वो अत्यधिक क्रोध से हंसा और बोला, अच्छा, मैं तुम्हें आदरणीय किमिया संप्रभु के सामने ले जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या यह स्थान तुम्हारा क्षेत्र है। लावण्या बहुत घबरा गई और जल्दी से बोली, सातवें राजकुमार, ऐसा मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सातवें राजकुमार बिजली की गति से आरव के पास पहुंच गए। सावधान! आह! लावण्या आरव की होने वाली दुखद स्थिति को देख नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वो दर्द में हो। लेकिन उसे केवल एक सीटी सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। कई सांसें बीत चुकी थी, फिर भी लावण्या ने कोई हरकत नहीं सुनी। वो उत्सुकता से अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। इस नजर से लावण्या बहुत चौंक गई। आरव इस समय दूर सातवें राजकुमार की ओर मुंह करके खड़ा था और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हे भगवान! दूसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने वास्तव में राजधानी की जूनियर पीढ़ी के नंबर एक व्यक्ति के हमले को चकमा दिया। ये युवक कौन था? है वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस राजकुमार के सामने इतना अशिष्ट होने की हिम्मत करते हो। लेकिन तुम अभी भी अंत में थोड़े हरे हो। सातवें राजकुमार ने ठंडी हंसी। एन, क्या ऐसा हो सकता है? लावण्या ने फिर से आरव की ओर देखा। वास्तव में उसने आरव के मुंह के कोने से नीचे की ओर ताजा खून का एक निशान देखा। अंत में उसे चोटें आई, लेकिन सातवें राजकुमार के हाथों से अपनी जान बचाकर भागने में सक्षम होने के कारण यह युवक पहले से ही बहुत उल्लेखनीय था। पूरी राजधानी में केवल बड़ा भाई ही उसका मुकाबला कर सकता था। अन्य लोगों के प्रभाव केवल उसकी शक्ति के लिए एक बाधा के रूप में काम करने के लिए थे। दहाड़! आरव को घायल देखकर आरव के बगल में बैठा ब्रेव चिंता से बेचैन हो गया। आरव का इरादा रुकने का था, लेकिन उसकी अंदरूनी चोटें हल्की नहीं थी। बहुत देर हो चुकी थी। केवल एक फुसफुसाहट की आवाज सुनने के लिए ब्रेव की एक लकीर ने हवा में एक छवि छोड़ी और सातवें राजकुमार की ओर झपटा। सातवें राजकुमार ने ठंडी हंसी में एक हाथ से वार किया और ब्रेव की उस लकीर को सटीक रूप से मारा। क्रैश! ब्रेव उड़कर चाय की मेज पर जा गिरा और चाय की मेज को चकनाचूर कर दिया। ब्रेव! पुहवार्क! ब्रेव को घायल होते देख आरव बहुत चिंतित हो गया। झटके से इसने उसके घावों को प्रभावित किया और उसने मुंह भर खून उगल दिया। एक दूसरे दर्जे का छोटा जानवर, अपने मालिक जितना ही अति आत्मविश्वासी, मुसीबत को बुलावा दे रहा है। सातवें राजकुमार ने ठंडी सांस के साथ कहा। ब्रेव को घायल होते देख
लावण्या भी चिंतित हो गई और बोली, सातवें राजकुमार, उन्होंने जानबूझकर आपको भी अपमानित नहीं किया। तुम इतना भारी वार कैसे कर सकते हो? जैसे ही उसने कहा, लावण्या ब्रेव के पास बड़ी तेजी से पहुंची, उसे उठाकर ले जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ब्रेव को छूने वाले थे, ब्रेव अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। आह, तुम कमबख्त छोटे जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये शब्द सातवें प्रिंस के थे। इसके बाद लावण्या ने सातवें राजकुमार की चौंकने वाली और गुस्से भरी आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सातवें राजकुमार के चेहरे पर कुछ अतिरिक्त पंजे के निशान थे। स्पष्ट रूप से वे ब्रेव द्वारा छोड़े गए थे। लावण्या की आंखों में अनायास ही आश्चर्य प्रकट हो गया। दूसरे स्तर के छोटे ब्रेव ने वास्तव में सातवें प्रिंस को घायल कर दिया। इस एक व्यक्ति और एक जानवर की पृष्ठभूमि क्या थी? उनमें से प्रत्येक के पास वास्तव में असाधारण कौशल था, लेकिन ब्रेव जो एक प्रयास में सफल हो गया था, पहले से ही ताजा खून से लथपथ, भयानक रूप से भयावह लग रहा था, आरव की बाहों में लौट आया। उसके घाव स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थे। सातवें प्रिंस द्वारा पहले मारा गया वो थप्पड़ वास्तव में बिल्कुल भी हल्का नहीं था। आरव ने ब्रेव को हल्के से सहलाया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सातवें प्रिंस से कहा, सातवें प्रिंस, है ना? बहुत बढ़िया, मुझे ये याद है। आरव और ब्रेव दिन रात साथ रहते थे। वो उसे अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानता था। भावनाओं की बात करें तो कार्तिक और बाकी लोगों की तुलना में ब्रेव के प्रति उसकी भावनाएं और भी गहरी थी। सातवें राजकुमार ने वास्तव में ब्रेव को इस तरह से घायल कर दी। ये कुछ ऐसा था जिसे आरव स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसे आरव के क्रोध का सामना करना पड़ा। ये सातवें राजकुमार वास्तव में राजधानी की जूनियर पीढ़ी के बीच नंबर एक विशेषज्ञ होने का हकदार था। उसकी ताकत वास्तव में अद्वितीय शक्तिशाली थी। हालांकि उसका राज्य सासवत कपड़िया के समान था, लेकिन उसकी असली युद्ध शक्ति सासवत कपड़िया के समान स्तर की भी नहीं थी। इस सातवें राजकुमार ने भी इसी तरह सच्चे इरादे को समझा। इसलिए पहले की गई एक बातचीत में आरव सातवें राजकुमार के हमले से पूरी तरह बच नहीं सका और उसे काफी आंतरिक चोटें आई। ऐसी स्थिति में जहां उसकी चाल तकनीक कोई लाभ नहीं उठा सकी, आरव का राज्य उसकी सबसे बड़ी कमी बन गया। एक पूर्ण प्रमुख राज्य था, उन दोनों के बीच असमानता। आरव को सिर्फ चोटें लगना ही सबसे अच्छा परिणाम था। सातवें राजकुमार, जो हमेशा न तो स्वर्ग से डरता था और न ही धरती से, वास्तव में जब उसने आरव की बर्फीली आंखों को देखा तो वो कांप उठा। एन, क्या हो रहा है? वास्तव में मुझे डर लग रहा है। ये कैसे संभव है? सातवें राजकुमार अपने दिल में इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हे, अभी भी बदला लेना चाहते हो? ये भी देखना होगा कि तुम्हारे पास वो अवसर है या नहीं। सातवें राजकुमार ने डर के बाद आपने आप को संयमित करके भयानक रूप से मुस्कुराते हुए कहा। यह सातवें राजकुमार हत्या करने में निर्णायक था। उसने ऐसा कहने पर कार्रवाई की और पूरी तरह से बकवास का एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उसका शरीर पहले से ही आरव के सामने आ गया। उसकी चाल की तकनीक चरम सीमा तक तेज थी। आरव ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मूवमेंट तकनीक का प्रदर्शन किया। उसी समय उसने अपने सामने अवरोध करने के लिए हजारों बहने वाली पंखुड़ियों की एक छोटी मुट्ठी को संघनित किया। धमाका! फिर भी आरव को अभी भी उड़ते हुए भेजा गया था। सातवें राजकुमार की गति बहुत तेज थी। आरव बस समय पर चकमा नहीं दे सका। पुहवार्क! आरव ने फिर से खून की उल्टी की, लेकिन उसने ब्रेव को अपनी छाती में मजबूती से सुरक्षित रखा और उसे एक भी झटका नहीं लगने दिया। ब्रेव की चोटें पहले से ही बहुत गंभीर थी। अगर उसे फिर से चोट लगती तो वो मर जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो आरव सातवें राजकुमार से भी आमने सामने नहीं टकराता। बस सातवें राजकुमार, लावण्या ने चेतावनी दी। सातवें राजकुमार ने स्पष्ट रूप से कहा, लावण्या, तुम्हें मेरा स्वभाव पता होना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को अनुमति नहीं दूंगा जो मेरे अस्तित्व को खतरे में डालती है। ये लड़का असामान्य है। अगर मैंने उसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया तो वो वास्तव में मुझे धमकी दे सकता है। इसलिए उसे आज मर जाना चाहिए। बात खत्म करते हुए सातवें राजकुमार ने अपने हाथ जोड़े। एक अत्यंत शक्तिशाली सार ऊर्जा तरंग फैल गई। सातवें राजकुमार का व्यक्तित्व अत्यंत दबंग था। उन्होंने शायद केवल लावण्या के सामने अपनी मित्रता और मुस्कुराहट बनाए रखी। कुछ अव्यक्त खतरों के प्रति सातवें राजकुमार ने हमेशा उन्हें तभी नष्ट कर दिया था जब वे अभी भी अपनी नवोदित अवस्था में थे। आरव वास्तव में द्वितीय स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत के साथ लगातार 2 हमलों से बचने में सक्षम था। यह कुछ पूरी तरह से अकल्पनीय था। इसलिए उसने आरव को मारने का फैसला किया। लावण्या ने रास्ता रोकेगा भी तो उसे आरव को मारना ही था। बेटा, राजधानी में कोई भी मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होता है वो पहले ही मर चुका है। तुम भी अपवाद नहीं हो। मुझे भी दोष मत दो। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो खुद को दोष दो कि तुमने आंखें नहीं बढ़ाई।
मेरे जैसे अस्तित्व को भड़काने के लिए, सातवें राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा। बात खत्म करते ही उसकी आकृति हिल गई और आरव के सामने आ गई। धमाका, एक बहुत बड़ा विस्फोट। सातवें राजकुमार की आकृति एक दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हट गई। फिर मुश्किल से वो अपने शरीर को रोक पाई। देवरूप के आंतरिक अंग अस्त व्यस्त हो गए। किमिया किंग अभिजीत। आगंतुक को स्पष्ट रूप से देखकर देवरूप ने आश्चर्य से चिल्लाया, आप क्यों? आगंतुक बिल्कुल अभिजीत था। अभिजीत गंभीर रूप से घायल आरव को देखने के लिए पलटा। उसकी भौहें अनायास ही आपस में जुड़ गई। अभिजीत ने आरव को सहारा दिया और पूछा, छोटे भाई क्या चोटें गंभीर है? नहीं बड़े भाई, ये ठीक है, आरव रिप्लाई दिया। फिर तुम अपनी और ब्रेव की चोटों का इलाज करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हाँ बड़े भाई। आरव ने आराम से खाने के लिए एक औषधीय गोली निकाली और ब्रेव को गोली शोधन कक्ष में ले गया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक जाने के समय देवरूप की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। देवरूप की भौहें तंग गई। उसने अभिजीत से कहा, श्री किमिया किंग अभिजीत, वो आपका जूनियर है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अभिजीत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। एक हाथ ऊपर उठाते ही उसके हाथ में एक औषधीय गोली आ गई। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और आराम से रगड़ा। उसके हाथ की हथेली से पाउडर का ढेर गिर गया। ये दृश्य देखकर देवरूप और लावण्या के चेहरे के भाव बदल गए। वे अभिजीत से औषधीय गोली मांगने के लिए ही उसे खोजने आए थे। अभिजीत पूरे समय बाहर नहीं आया क्योंकि वह उनके लिए दवाई की गोली तैयार कर रहा था। इसलिए उसे बाहर हो रहे शोरशराबे का पता नहीं चला। अब जबकि औषधि की गोली पहले से ही परिष्कृत थी, अभिजीत ने वास्तव में उनके सामने ही उसे नष्ट कर दिया। तुम लोग चले जाओ, भविष्य में वापस मत आना। ये जगह तुम्हारा स्वागत नहीं करती। बेशक अगर छोटे भाई भाई दक्ष तुम्हें माफ कर देते हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कृपया। अभिजीत ने कृपया चले जाने का इशारा किया। मेहमानों को दरवाजा दिखाने का मतलब पहले से ही पूरी तरह से स्पष्ट था। सातवें राजकुमार के चेहरे पर अनियमित रूप से चमक थी। इस राजधानी में वो हमेशा ऊंचा और महान रहा था। उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था। इससे पहले भी अभिजीत उसके प्रति मुस्कुरा रहा था। उस बदमाश की खातिर अभिजीत वास्तव में उससे झगड़ पड़ा। श्री अभिजीत, ये वो लड़का था जिसने मुझे अपमानित किया, इसलिए मैंने उसे दंडित करने का प्रयास किया। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि वो आपका जूनियर था, इसलिए ये गलतफहमी हुई, सातवें राजकुमार ने समझाया। अभिजीत की ताकत बहुत ही भयानक थी। राजधानी में भी उसका बहुत ऊंचा दर्जा था। सातवें राजकुमार को लगा कि उसे समझाने की जरूरत है। आखिरकार अल्केमिस्ट एसोसिएशन को अपमानित करने जैसी बात कोई मनोरंजक बात नहीं है। हालांकि अभिजीत अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था, लेकिन वो आदरणीय किमिया संप्रभु का सबसे मजबूत शिष्य है। बहुत हद तक उसका आदरणीय किमिया संप्रभु के रवैये का प्रतिनिधित्व करता है। सातवें राजकुमार ने कभी नहीं सोचा होगा कि आरव वास्तव में अभिजीत का जूनियर था। ये लाइन थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन उसे अपनी पहचान और ताकत पर भी बहुत भरोसा था। उसे विश्वास था कि अभिजीत उसे आसानी से अपमानित नहीं करेगा। किसी को यह जानना ही था कि उसके पीछे भयंकर आंधी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महामहिम पवन सम्राट खड़े थे। लेकिन सातवें राजकुमार बहुत भोला था। उसे कई साल पहले हुई घटना शायद पता नहीं है, जो आप सभी को 10 से 15 एपिसोड के बाद पता चल जाएगा। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वो कभी दिन के समय भी सोचा नहीं होगा। रात में सपने में देखने की बात तो छोड़ ही दो। मुझे ये सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम में से कौन सही है या कौन गलत। मैंने अभी अभी तुम्हें उसे मारने की कोशिश करते हुए देखा है, इसलिए तुम अब जा सकते हो, अभिजीत ने शांत भाव से कहा। यह सुनकर सातवें राजकुमार क्रोधित हो गया और बोला, श्री अभिजीत, मैं आपको समझा रहा हूं, तुम दूसरों की दयालुता की सराहना करने में कभी विफल नहीं होते। क्या यह हो सकता है कि तुम महामहिम पवन सम्राट से अल्केमिस्ट एसोसिएशन को अलग होने देना चाहते हो? मैं तुम्हें जाने के लिए दे रहा हूं। यह पहले से ही महामहिम पवन सम्राट के अपमान का ख्याल रख रहा हूं। अन्यथा क्या तुम सोचते हो कि तुम किमिया पर्वत को जीवित छोड़ सकते हो? ठीक है, अगर तुम अभी भी नहीं भागे तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अभिजीत ने जरा भी चेहरा नहीं दिया। सातवें राजकुमार के हावभाव बार बार बदल रहे थे। अभिजीत हमेशा से सौम्य और शांत स्वभाव का रहा था। आज अभिजीत को पहली बार इस तरह से देखा था। ठीक है, मैं चलता हूं, तुम्हें इसका पछतावा होगा, श्री अभिजीत। लावण्या, चलो, सातवें राजकुमार ने दांत पीसते हुए कहा। अभिजीत ने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उनकी ओर देखा तक नहीं। लगभग 1 घंटे बाद आरव ब्रेव को लेकर गोली शोधन कक्ष से बाहर चला गया। अभिजीत जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर कि आरव का रंग बहुत पीला था, अभिजीत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम वाकई खिलवाड़ कर रहे हो। इतनी भारी चोटें सहते हुए भी
जबरदस्ती गोलियां परिष्कृत कर रहे हो। क्या इससे चोटों के ऊपर चोटें नहीं चढ़ जाएंगी? अभी अभी आरव ने एक औषधीय गोली पूरी निगल ली और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एकांत में जाने से पहले उसके पास औषधीय प्रभाव को परिष्कृत करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। हालांकि यह सिर्फ दूसरे स्तर राक्षसी गोली को परिष्कृत कर रहा था। आरव बुरी तरह से घायल हो गया था। लगातार कई बार खून की उल्टी करने के बाद इसने पहले से ही चोटों के ऊपर चोटें जोड़ दी थी। अभिजीत को चिंतित देखकर आरव का दिल गर्म हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। ब्रेव की चोटें बहुत गंभीर है। अगर मैं उसे औषधीय गोलियां परिष्कृत करने में मदद नहीं करता तो परिणाम कहना मुश्किल है। अभिजीत ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो भावनाओं को बहुत महत्व देता है, जो वास्तव में अपने अनुबंध जानवर के लिए इस हद तक चीजें करता है। जूनियर, मैं आपकी महानता को स्वीकार करता हूं। आरव मुस्कुराया और कहा, ब्रेव और मेरे बीच कोई अनुबंधात्मक संबंध नहीं है। हम बराबर हैं। हम एक परिवार की तरह हैं। मैं उसे मरते हुए कैसे देखता रहूं? अभिजीत ने आश्चर्य से कहा, आप लोगों के बीच वास्तव में कोई अनुबंधात्मक संबंध नहीं है। ये छोटा सफेद बाघ सिर्फ दूसरे स्तर में है और वो वास्तव में मनुष्यों के विचारों को समझने में बहुत सक्षम है। सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य केवल एक राक्षसी जानवर को पूरी तरह से वश में करके और उसे एक दिव्य आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके ही किसी अनुबंध जानवर का मालिक बन सकता था। लेकिन इस छोटे सफेद बाघ का आरव के साथ कोई अनुबंध संबंध नहीं है और वास्तव में उसने उसके लिए अपनी जान भी देने वाला था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अभिजीत ने पहले कभी नहीं सुना था। वास्तव में ऐसा ही है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रेव की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी, यहां तक कि आरव भी इसका पता नहीं लगा सका। बुद्धिमान होना भी कोई दुर्लभ बात नहीं है। अभिजीत ने देखा कि ब्रेव बिल्कुल ठीक नहीं था। तार्किक रूप से औषधीय गोलियां खाने के बाद किसी की आत्मा थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन ब्रेव बिल्कुल भी नहीं हिला। आरव ने असहाय होकर कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। औषधीय गोली खाने के बाद वो गहरी नींद में चला गया, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उसकी आभा धीरे धीरे ठीक हो रही है। अभिजीत ने ध्यान से देखा और पाया कि यह वास्तव में ऐसा ही था। वो आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। आरव को अचानक देवरूप का ख्याल आया और उसने अपना मुंह खोला और पूछा, बड़े भाई, वो 7वें राजकुमार कहाँ हैं? अभिजीत ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैंने उसे भगा दिया। उसने कहा। अभिजीत ने आरव को अभी अभी की घटना के बारे में संक्षेप में बताया, जिसे सुनकर आरव मुंह खोले खड़ा रह गया। वो बहुत देर बाद केवल कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, हर अन्याय का अपराधी होता है, हर कर्ज का कर्जदार होता है। इसकी क्या जरूरत थी? सीनियर, छोटे भाई, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था? हम मास्टर के अधीन शिष्यों को काम करते समय दूसरों के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हमारा आत्मविश्वास है। 7वें राजकुमार ने तुम्हें घायल कर दिया और यहां तक कि तुम्हें मारना भी चाहता था। यह हमारे मास्टर के साथ 7 किमिया भाइयों को भड़का रहा है। उसे छोड़ देना पहले से ही पवन सम्राट के चेहरे के कारण है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उसे खत्म कर देता। अभिजीत ने इस गुस्से को शांत करते हुए कहा। आरव ने नहीं सोचा था कि एक साधारण किमिया किंग में वास्तव में इतनी हिम्मत है। जिसके बारे में बात करते हुए यह वास्तव में सारंग जैसा था, उस लड़के का चरित्र। वो लड़का दक्षराज के आसपास बहुत सतर्क रहने और शुरू से अंत तक एक शिष्य के शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने के अलावा वो दूसरों से रूखेपन से बात करता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसका पिता स्वर्ग के नीचे नंबर 1 है। ऐसा लग रहा था कि उसकी ये समस्या सफलतापूर्वक उसके शिष्य तक पहुंच गई थी, जो उसके बाद उसकी मार्शल भतीजे तक पहुंच गई। हालांकि उसने अभी तक आदरणीय किमिया सॉवरेन का यह पक्ष नहीं देखा था, लेकिन संभवतः यह लगभग उसी के आसपास था। हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बदला लेने जैसी इस तरह की चीज मुझे ये करना सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है हर कोई सोचता है कि मेरा साधना क्षेत्र नीचा है और उसे धमकाना आसान है। आरव की आंखें सिकुड़ गई। ये अनिश्चित था कि वो किस बारे में सोच रहा था। अभिजीत ने सोचा कि आरव विलाप कर रहा था और उसने सांत्वना देते हुए उसके कंधे थपथपाए। छोटे भाई, तुम सिर्फ 16 साल के हो और पहले से ही दूसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में हो। ये गति पहले से ही बहुत तेज है। जब 7वें राजकुमार तुम्हारी उम्र के था तो वे ज्यादा से ज्यादा सोल्स संघनन क्षेत्र में था। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। इस तरह की चीज जैसे कि दायरे को ऊपर उठाना मुश्किल है। कदम दर कदम आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। अभिजीत के अनुसार आरव ने इतनी कम उम्र में ही इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली है। वो निश्चित रूप से खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझता था। फिर भी उसे आज 7वें राजकुमार से झटका लगा। आरव के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। आरव मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे औचित्य का एहसास है। आरव की आंखों में शांति वापस आ गई थी। यह देखकर अभिजीत शांत हुआ। उसने कहा, पहले तुम अपनी चोटों से ठीक हो जाओ।
एक दिन बाद मैं तुम्हें जानने के लिए अन्य साथी प्रशिक्षुओं से मिलवाऊंगा। आरव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन आरव को मुख्य हॉल में इकट्ठा होने के लिए सूचित किया गया। जब वो पहुंचा तब तक वहां पहले से ही 6 से 7 लोग थे। उनमें से हर एक ने उत्सुकता से आरव को देखा। आरव भी उत्सुकता से उन्हें आंक रहा था। ये कुछ लोग उसके नए वरिष्ठ भाई होने चाहिए। इस समय अभिजीत भी आदरणीय किमिया संप्रभु के साथ चला गया और धीरे धीरे अंदर आ गया। मास्टर, सभी ने एक स्वर में अभिवादन किया। आरव स्वाभाविक रूप से अलग नहीं दिख सकता था, वो केवल झुक सकता था। आदरणीय किमिया संप्रभु ने थोड़ा सिर हिलाया और अपना मुंह खोला और कहा, मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं कि आपके मास्टर ने कल एक नए शिष्य को स्वीकार किया है। ये दक्ष है। आओ, तुम सब एक दूसरे को जान लो। अभिजीत, परिचय करवाओ। अभिजीत सबके बीच में आया और दक्ष से कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कुछ बड़े भाइयों से मिलवाता हूं। ये मोटा तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ भाई अनिरुद्ध है। आरव ने कहा। अभिवादन दूसरा वरिष्ठ भाई। वो मोटा हंसा और बोला, जूनियर भाई वाकई बहुत अच्छे दिखने वाले आदमी हैं। मैंने सुना है कि आप वास्तव में किमिया में पौराणिक क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। वाकई उल्लेखनीय। आरव मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं, कल सब किस्मत की बात थी। अभिजीत मुस्कुराया और उसने एक नीली शर्ट वाले युवक की और उंगली करते हुए परिचय कराया। यह आपका तीसरा वरिष्ठ भाई जबल है। आरव ने भी उसी तरह अभिवादन किया। जबल मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई इतनी कम उम्र में ही मध्यम श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में आप निश्चित रूप से अपने ये सभी वरिष्ठों से आगे निकल जाएंगे। आरव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद चौथे वरिष्ठ भाई दिवेश, पांचवें वरिष्ठ भाई रूपम, छठे वरिष्ठ भाई लोहित और सातवें वरिष्ठ भाई थमेश थे। इन 7 लोगों में वास्तव में 3 किमिया राजा और 4 उच्च श्रेणी के कदम किमिया राजा थे। इन कुछ लोगों की ताकत एक नजर में स्पष्ट थी। सारंग की वंशावली संख्या में कम होने के बावजूद हर कोई एक मोर्चा संभालने में सक्षम था। लेकिन अभिजीत के परिचय के माध्यम से इन 7 लोगों में से केवल तीसरे वरिष्ठ भाई जाबल ने ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक पद प्राप्त किया। बाकी लोग हमेशा से ही साधना करने के लिए आदरणीय किमिया संप्रभु का अनुसरण कर रहे थे और धर्मनिरपेक्ष मामलों में शामिल नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि इस आदरणीय किमिया संप्रभु के पास शिष्यों को पढ़ाने के इस पहलू में काफी उपलब्धियां थी। जब अभिजीत ने परिचय समाप्त किया तो आदरणीय किमिया संप्रभु ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, आप सभी ये ना देखे कि नंबर 8 की उम्र आपसे कितनी कम है। उसकी कीमिया शक्ति आप सभी से अधिक मजबूत है। भविष्य में यदि आपको कीमिया में कोई प्रश्न हो जो आपको समझ में ना आए तो आप उससे सलाह ले सकते हैं। क्या? छोटे जूनियर भाई से सलाह ले? मास्टर, क्या यह कथन थोड़ा गलत नहीं है? नंबर 4, दिवेश ने कहा। हाँ मास्टर, ऐसा नहीं है कि हम छोटे जूनियर भाई को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन हमने इतने सालों तक आपका अनुसरण किया है और कमोबेश कुछ कुछ सीखा है। ये इस हद तक नहीं हो सकता कि हम छोटे जूनियर भाई की बराबरी भी न कर सके, है ना? नंबर 7 थमेश स्पष्ट रूप से झुकने के लिए काफी अनिच्छुक था। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शांत भाव से कहा, मेरे संरक्षण में आने से पहले तुम्हारे छोटे भाई का एक सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ था। उसकी कीमिया कला की क्षमताएं अथाह है, तुम्हारे आधे शिक्षक होने के लिए पर्याप्त से भी अधिक। तुम सभी को बिना किसी बात के इतना बड़ा उपद्रव करने की जरूरत नहीं है और न ही मुझसे बहस करने की जरूरत है। जो लोग समर्पण करने को तैयार नहीं है वे उसे चुनौती दे सकते हैं। बेशक उसकी उम्र कम है, तुम लोग उसे धमकाने के लिए साधना क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते हो। अभिजीत और दूसरे वरिष्ठ भाई अनिरुद्ध अभी भी ठीक थे, लेकिन अन्य लोगों के चेहरों पर कमोबेश अस्वाभाविक भावों का संकेत था। स्पष्ट रूप से वे आदरणीय किमिया संप्रभु के शब्दों पर असहमत थे। कल ग्रैंड प्लस असेंबली में आरव के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने पहले ही कुछ हद तक सुना था, लेकिन जो सुना वो शायद झूठ हो सकता है, जबकि जो देखा वो सच होगा। आरव निश्चित रूप से उल्लेखनीय था, लेकिन ये उस सीमा तक भी पुनर्लेखन योग्य नहीं था कि वो उनका शिक्षक बन सके, है ना? आरव पूरे समय चुप रहा, लेकिन उसने अपने दिल में पहले से ही आदरणीय किमिया संप्रभु के पूर्वजों को अनगिनत बार कोस चुका था। इस बूढ़े बदमाश ने वास्तव में उसे अपने शिष्यों को पढ़ाने में मदद करने के लिए मजबूर किया, बिना उसे पूछे। एक कीमिया सम्राट से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए कहना, यह सोचना कि यह साथी ये कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा बदमाश भी थोड़ा बहुत उसके करीब आया और उसका मूल्य भुनाना चाहता था। किसने उसे इस बूढ़े साथी से इतना बड़ा एहसान लेने के लिए कहा? कल आरव पहले ही आदरणीय किमिया संप्रभु के साथ आम सहमति पर पहुंच गया था। आदरणीय किमिया संप्रभु उसे अपने साथी प्रशिक्षुओं की खबरों के बारे में पूछताछ करने में मदद करेगा। अगर कोई संभावना होती
तो आदरणीय किमिया संप्रभु उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए सीधे कदम उठाते। आरव की पहचान लोगों को पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु अलग था। कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। आदरणीय किमिया संप्रभु के कदम उठाने के साथ अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचाना बहुत आसान हो जाना चाहिए। वरिष्ठों, मास्टर कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो हम साथी प्रशिक्षुओं को और बातचीत करनी चाहिए। सब लोग मिलकर सुधार करें, आरव ने विनम्रता से कहा। आरव की बातें सुनने के बाद इन कुछ लोगों के हावभाव थोड़े बेहतर हुए। वे सभी सालों पुराने लोग थे। उन्हें एक छोटे बच्चे से सलाह लेने के लिए कहना वास्तव में उनके मनोवैज्ञानिक अवरोध को पार नहीं कर सका। आदरणीय किमिया संप्रभु ने इस समय फिर से अपना मुंह खोला और शांति से कहा, कल एक घटना भी हुई थी। 7वें राजकुमार ने वास्तव में हमारे किमिया पर्वत में नंबर 8 यानी कि दक्ष को लगभग मार डाला था। इससे मैं बहुत नाखुश हो गया। लगता है कि हमारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन बहुत लंबे समय से सौहार्दपूर्ण रहा है। अब कोई भी हमें गंभीरता से नहीं लेता। क्या वाकई ऐसी कोई बात है? देवरूप वो व्यक्ति बहुत दबंग है। ऐसा लगता है कि ये वाकई कुछ ऐसा ही करेगा। हे, लगता है कि हमारे मास्टर का क्रूर रूप दिखाई देगी। मास्टर को पागल होते हुए देखे हुए बहुत समय हो गया है। वाकई इसका बेसब्री से इंतजार है। आदरणीय किमिया संप्रभु ने धीरे से कहा, आज से अल्केमिस्ट एसोसिएशन और मेरा कोमिया पर्वत का किमिया वंश इंपीरियल परिवार के सभी लोगों को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करना बंद कर देगा और हम उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। वीरभद्र स्विफ्ट वाइन गार्ड के उच्च स्तरीय कमांडर थे जो सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इन कुछ दिनों में पवन सम्राट ने आक्रमण के लिए सैनिकों को जुटाया। स्वाभाविक रूप से ये स्विफ्ट वाइन गार्ड के बिना नहीं हो सकता था। वीरभद्र की कमान वाली ये टीम बहुत जल्द ही अग्रिम मोर्चे पर जाने वाली थी। जब सैनिक युद्ध के लिए निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से औषधीय गोलियों और हथियारों के बिना नहीं रहा जा सकता, विशेष रूप से औषधीय गोलियां। ये एक टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। औषधीय गोलियों की मात्रा और गुणवत्ता उनके जीवित रहने की दर और युद्ध में टिके रहने की क्षमता से संबंधित थी। कुछ दिन पहले स्विफ्ट वाइन गार्ड ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन से औषधीय गोलियों का एक बैच मंगवाया था और आज औषधीय गोलियां लेने की ठीक यही तारीख तय हुई थी। वीरभद्र प्रथम एल्डर रविद्रन को खोजने के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन आए, लेकिन उनके शिष्य ने उन्हें दुआस के बाहर रोक दिया। ओह, तो ये अभिनव है। आप हाल ही में कैसे कर रहे हैं? वीरभद्र का अक्सर प्रथम एल्डर रविद्रन से वेट होता था। वो स्वाभाविक रूप से अपने सबसे बड़े शिष्य अभिनव से बहुत परिचित था। यदि ये पहले होता, अभिनव बहुत पहले ही झुककर अभिवादन कर चुका होता, लेकिन आज उसकी नाक आसमान की ओर उठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देख ही नहीं सकता। मास्टर अभी गोलियां परिष्कृत कर रहे हैं। अगर कुछ है तो किसी और दिन आए, अभिनव ने बहुत ठंडे स्वर में कहा। वीरभद्र की भौहें सिकुड़ गई और वो अपने दिल में बहुत दुखी था, इस तथ्य को अलग रखते हुए कि प्रथम एल्डर रविद्रन के साथ उसका रिश्ता उथला नहीं था। वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का बड़ा ग्राहक था। आज इस अभिनव के शब्द इतने बदबूदार और कठोर क्यों थे? प्रथम एल्डर रविद्रन और मैंने बहुत पहले ही आज औषधीय गोलियां लेने आने की व्यवस्था कर ली थी। वो अभी पिल परिष्कृत क्यों कर रहा होगा? वीरभद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे कैसे पता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मास्टर ने मुझे यहां पहरा देने के लिए रखा है और किसी भी तरह के घटिया लोगों को उनके गोली शोधन में बाधा डालने नहीं देने के लिए कहा। वीरभद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने दुखी होकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? प्रथम एल्डर रविद्रन और मैं पुराने दोस्त हैं। मैं भी कोई घटिया इंसान हूं? ऐसे ही तुम अंदर जाओ और उसे बता दो, बस इतना कह दो कि मैं आया हूं। यह असंभव है कि वह मुझे देखने के लिए बाहर नहीं आएगा। अभिनव भी इसी तरह नाराज था और उसने कहा, मास्टर गोली शोधन के महत्वपूर्ण क्षण में है। उन्हें कैसे बाधित किया जा सकता है? अगर उनकी गोली शोधन में कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? तुम? अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक मैं प्रथम एल्डर रविद्रन से नहीं मिल जाता तब तक रुको। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मैं, वीरभद्र, कोई घटिया इंसान हूं? क्या वो गोलियां शोधन नहीं कर रहा है? मैं आज यही इंतजार करूंगा। वीरभद्र अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने इस अभिनव के साथ खिलवाड़ करने का फैसला किया, लेकिन वास्तव में उसे अंदर घुसने देने के लिए उसमें अभी भी वो साहस नहीं था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास संपूर्ण भयंकर तूफान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कीमियागर थे। इसके अलावा वे पवन सम्राट के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र थे। किसी ने उन्हें कभी उकसाने की हिम्मत नहीं की। अभिनव ने कहा कि फर्स्ट एल्डर रविद्रन अभी पिल रिफाइनिंग कर रहे हैं। यदि ये वास्तव में कोई महत्वपूर्ण औषधीय गोली होगा तो वीरभद्र वास्तव में इसे सहन नहीं कर सका। भयंकर आंधी दुनिया में भी जहां कीमिया कौशल अविकसित है, यहां जबकि दोनों वीरभद्र और फर्स्ट एल्डर रविद्रन दोनों सोल सागर क्षेत्र में है, फर्स्ट एल्डर रविद्रन की स्थिति उनकी तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन अभिनव ने उदासीनता से कहा,
आगे बढ़ो। बात खत्म होने पर अभिनव ने वीरभद्र को नजरअंदाज कर दिया और उसे रहने दिया। पलक झपकते ही 8 घंटे बीत गए। अंदर बिल्कुल भी कोई गतिविधि नहीं थी। वीरभद्र बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहा था। जाहिर है वो बेहद बेचैन और गुस्से में थे। उसे यह भी नहीं पता था कि आज इस अभिनव को क्या हो गया है। वो जानबूझकर उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था। वो यहां कई घंटों से इंतजार कर रहा था, लेकिन न केवल वहां एक कप चाय ही नहीं थी, बल्कि अभिनव ने लोगों से सारी चाटें भी हटवा दी। बिल्कुल अपमानजनक। हालांकि सोल सागर क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार के लिए कुछ घंटों तक खड़े रहना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था, लेकिन इस तरह की अवमाननापूर्ण भावना ने उसे बहुत अपमानित महसूस कराया। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो फर्स्ट एल्डर रविद्रन आखिरकार गोली शोधन से बाहर आ गया। वीरभद्र ने जब यह स्थिति देखी तो वो बहुत खुश हुआ और तुरंत मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर प्रथम एल्डर रविद्रन का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, प्रथम एल्डर रविद्रन, ये वीरभद्र बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम आखिरकार बाहर आ गए। प्रथम एल्डर रविद्र मुस्कुराया और बोला, ओह, तो ये भाई वीरभद्र है? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वीरभद्र बोलने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तार्किक रूप से इतने लंबे समय तक गोलियों को परिष्कृत करने में कीमियागर की आत्मा की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग होता। भले ही ये कोई महत्वपूर्ण औषधीय गोली न हो, लेकिन ये कुछ हद तक थका देने वाली भी होनी चाहिए। लेकिन प्रथम एल्डर रविद्रन पूरी तरह से जोश और ऊर्जा से भरा हुआ था। बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं था। क्या ये वीरभद्र उससे झूठ बोल रहा था? तुरंत वीरभद्र ने एक वाक्य के साथ जांच की। प्रथम एल्डर रविद्रन, क्या आप पहले गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे? प्रथम एल्डर रविद्रन ने हैरानी से कहा, गोली को परिष्कृत करना? बिल्कुल नहीं। मैं गोली शोधन कक्ष में कुछ सामान पर शोध कर रहा था। शोध करते समय मुझे समय का पता ही नहीं चला, ये सोचते हुए कि आकाश पहले ही अंधेरा हो गया है। वीरभद्र ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा, प्रथम एल्डर रविद्रन, ऐसा नहीं है कि ये वीरभद्र दूसरों की बुराई करना पसंद करता है, लेकिन आपका ये शिष्य अभिनव लोगों को बहुत ही नीची नजर से देखता है। जब मैं आपको खोजने आया तो उसने वास्तव में कहा कि आप गोलियां परिष्कृत कर रहे थे, जिसके कारण इस वीरभद्र को 8 घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा। वीरभद्र ने अपने पेट में भरा सारा कड़वा पानी बाहर निकाल दिया और पूरी तरह से सोचा कि प्रथम एल्डर रविद्रन अभिनव को जमकर फटकारेंगे, लेकिन मामले का विकास उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। प्रथम एल्डर रविद्रन ने अधीनस्थ को देखा और पूछा, तुमने उसे बताया कि मैं गोलियां परिष्कृत कर रहा था? अभिनव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। बातचीत यहां तक आगे बढ़ी। वीरभद्र पहले से ही शो देखने के लिए तैयार थे। जब फर्स्ट एल्डर रविद्रन के निम्नलिखित शब्दों ने उन्हें लगभग पुराने खून की उल्टी करवा दी, केवल यह देखने के लिए कि फर्स्ट एल्डर रविद्रन ने धीरे से अपना सिर वीरभद्र की ओर घुमाया और झुंझलाते हुए कहा, मैं वास्तव में पूरे दिन औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। मुझे कल ढूंढो, मुझे वापस आराम करने जाना है। वीरभद्र की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने फर्स्ट एल्डर रविद्रन को देखा और लंबे समय तक होश में नहीं आया। जब तक फर्स्ट एल्डर रविद्रन चले नहीं गए, तब तक वो अचानक जाग गया और जल्दी से उनका पीछा किया। 1 मिनट रुको, फर्स्ट एल्डर रविद्रन। 1 मिनट रुको, फर्स्ट एल्डर रविद्रन, वीरभद्र चिल्लाया। प्रथम एल्डर रविद्रन ने अधीरता से कहा, वीरभद्र, आज बहुत देर हो चुकी है, अगर कोई बात हो तो कल आना। वीरभद्र ने घबराते हुए कहा, ऐसे मत बनो प्रथम एल्डर रविद्रन, सेना अभी रवाना होने वाली है, मैं वास्तव में देरी नहीं कर सकता। प्रथम एल्डर रविद्रन, मेरी औषधीय गोलियों का वो बैच तैयार है ना? औषधीय गोलियां? कौन सी औषधीय गोलियां? प्रथम एल्डर रविद्रन ने भावशून्य भाव से कहा। प्रथम एल्डर रविद्रन के भाव देखकर वीरभद्र का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से याद दिलाया, 10 दिन पहले क्या हम आपसे औषधीय गोलियों का एक बैच ऑर्डर करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? क्या ऐसी कोई बात है? मैं क्यों अनजान हूं? पुराने भाई, हाल ही में हमारे संघ के ऑर्डर बहुत ज्यादा है, मैं अपनी तरफ से इसे मैनेज भी नहीं कर सकता। आप थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं करते? प्रथम एल्डर रविद्रन ने अच्छे इरादों के साथ याद दिलाया। वीरभद्र को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि प्रथम एल्डर रविद्रन जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भ्रमित भी था। उसे नहीं पता था कि उसने इस शक्तिशाली देवता को कैसे नाराज किया। प्रथम एल्डर रविद्रन का अल्केमिस्ट एसोसिएशन में दर्जा बहुत ऊंचा है। वीरभद्र उसे नाराज नहीं कर सकते थे, वो केवल आग्रह कर सकते थे, प्रथम एल्डर रविद्रन, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमारी सेना अब कुछ ही दिनों में रवाना होने वाली है। हम इंतजार नहीं कर सकते। प्रथम एल्डर रविद्रन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, तो ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, मैं वास्तव में इस तरफ से घिरा हुआ हूं। क्या होगा भाई, आप किसी और योग्य व्यक्ति की तलाश करें। वीरभद्र ने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन सावधानी से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उन्होंने कहा, प्रथम एल्डर रविद्रन, मुझे नहीं पता कि आपका इस भाई ने आपको को कैसे नाराज किया। क्या होगा अगर आप इसे थोड़ा व्यक्त करें? प्रथम एल्डर रविद्रन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बूढ़े भाई, तुम वाकई बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं यहां बहुत व्यस्त हूं। ठीक है, अब और बात नहीं करूंगा। गोलियों को परिष्कृत करने से मेरा सिर चक्कर खा रहा है। सबसे पहले आराम करने के लिए वापस जा रहा हूं। कीमियागर राजधानी में हर जगह यही दृश्य देखने को मिला। एक दिन और एक रात में स्विफ्ट वाइन गार्ड के कई महान कमांडर एक हॉल में इकट्ठे हुए। उनमें से प्रत्येक की भौहें कसकर बंधी हुई थी। बूढ़े वीरभद्र, क्या आपको लगता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों का यह समूह पागल हो गया है? वे चमकदार उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल अर्जित नहीं करना चाहते हैं। क्या ये हमारे साथ सौहार्द के सभी दिखावे को खत्म कर रहा है? एक कमांडर ने कड़वाहट से पूछा। वीरभद्र का चेहरा भी उदास था। हाँ, बूढ़े वीरभद्र, हम में से आप सबसे पुरानी योग्यता वाले व्यक्ति हैं। आपको एक विचार के साथ आना होगा। हम तुरंत रवाना होने वाले हैं। अगर हमारे पास औषधीय गोलियों के इस बैच की गारंटी नहीं है तो हम अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों से लड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे? एक अन्य कमांडर ने कहा। बूढ़े वीरभद्र, क्या आपको लगता है कि वे इस बात से घृणा करते हैं कि हमने जो सार क्रिस्टल दिए हैं वे बहुत कम है और वे इस अवसर का उपयोग हमसे क्रूरतापूर्वक लूटने के लिए करना चाहते हैं? वीरभद्र मन ही मन परेशान हो गया और हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है, शोर मचाना बंद करो। कल सुबह मैं जाकर फर्स्ट एल्डर रविद्रन के पानी की जांच करूंगा। मुझे लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। सब लोग पहले अपने घोड़े शांत करो। सब वापस जाओ और आराम करो। कल मेरी खबर का इंतजार करो। दूसरे दिन सुबह सुबह वीरभद्र ने फर्स्ट एल्डर रविद्रन को उनके घर पर ही रोक दिया। फर्स्ट एल्डर रविद्रन, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है। आप भी जानते हैं कि औषधीय गोलियों का यह जत्था हमारे भाइयों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। आप इस मामले से अपना हाथ नहीं धो सकते। वीरभद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। अय्या, फिर से तुम क्यों हो? बूढ़े भाई, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास वास्तव में तुम लोगों को औषधीय गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने का समय नहीं है। फर्स्ट एल्डर रविद्रन ने भी मुंह बनाते हुए कहा। वीरभद्र ने प्रथम एल्डर रविद्रन की आस्तीन पकड़ ली और सीधे घुटनों के बल बैठ गए। बूढ़े भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? प्रथम एल्डर रविद्रन ने आश्चर्य से कहा। बूढ़े भाई, मैं वीरभद्र आज इस बूढ़े चेहरे को बाहर फेंक रहा हूं। अगर औषधीय गोली का यह बैच नहीं मिल पाया और महामहिम पवन सम्राट इसकी जांच करते हैं तो मैं बूढ़ा वीरभद्र जरूर मर जाऊंगा। बूढ़े भाई, तुम एक तरफ खड़े होकर मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। वीरभद्र आंसू में डूबे हुए थे। प्रथम एल्डर रविद्रन ने आह भरी और कहा, बूढ़े भाई, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा भाई तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वीरभद्र का दिल हिल गया। उसके चेहरे पर अभी भी रोने का निशान था और उसने पूछा, बूढ़े भाई, मैं तुम्हें कहां नाराज किया? तुम बस कह दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम इस मामले से अपने हाथ नहीं धो सकते, चाहे कुछ भी हो। प्रथम एल्डर रविद्रन की भौहें फड़क उठीं और उन्होंने फिर से आह भरी और कहा, बूढ़े भाई, हमारी दोस्ती को अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल में ये जानते हैं। लेकिन इस बार भाई वीरभद्र, मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप मुझे धोखा न दें। वीरभद्र का दिल लगभग उछल पड़ा। उसने जल्दी से कहा, बूढ़े भाई बस कहो। अगर मैंने बूढ़े भाई को धोखा दिया तो मुझे बिजली का झटका लगेगा और मैं एक भयानक मौत मर जाऊंगा। पहले एल्डर रविद्रन ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, वास्तव में इसका यही अर्थ है। पहले एल्डर रविद्रन ने एक उंगली बाहर निकाली और आकाश की ओर इशारा किया। वीरभद्र के चेहरे पर भाव बदल गए। हालांकि प्रथम एल्डर रविद्रन ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन इसका अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। पहले एल्डर रविद्रन से ऊपर और कौन था? यह केवल आदरणीय किमिया संप्रभु ही हो सकता है। अगर ऐसा था तो समस्या बहुत बड़ी थी। हालांकि आदरणीय किमिया संप्रभु की ताकत महामहिम पवन सम्राट के समान स्तर की नहीं थी, फिर भी उनकी स्थिति में बहुत अंतर नहीं था। ये बूढ़ा भाई, आखिर क्या कारण है कि किमिया संप्रभु को ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाए? वीरभद्र ने चौंक कर पूछा। पहले बड़े रविद्रन ने आह भरी और कहा, संप्रभु को ऐसा निर्णय लेने देने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से इसलिए है क्योंकि किसी ने उनके उल्टे तराजू को छुआ और उनके बुजुर्ग स्व को अपमानित किया। ठीक है, मैं यहां तक ही बात कर सकता हूं। मैं और कुछ नहीं कह सकता। एक बार जब किमिया संप्रभु अपना गुस्सा भड़का देते हैं तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। वीरभद्र को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई भयानक बात याद आ गई हो। उनके चेहरे पर भय झलक रहा था। कुछ घंटों के बाद किमिया पर्वत की एक गुफा में दो लोग बात कर रहे थे। ऐसी कोई बात है? हमारा मास्टर बहुत मिलनसार दिखता है।
सोचिए कि जब वो गुस्से में आता है तो वो इतना डरावना हो जाता है। आरव ने बहुत आश्चर्य से कहा। बातचीत का एक व्यक्ति आरव था और दूसरा था तीसरा बड़ा भाई जबल। तीसरे बड़े भाई जबल ने एक पूर्वानुमानित नजर से कहा, तुम नहीं जानते छोटे भाई, उस समय हमारे बड़े भाई अभिजीत ने भी गुरु के संरक्षण में प्रवेश नहीं किया था। पूरी राजधानी में एक भी व्यक्ति इस मामले से अनजान नहीं था। बस कोई भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करते। उस समय मास्टर बहुत ही विस्मयकारी हो गया था। वे सीधे शाही महल में पहुंचे और हवा में खड़े होकर तीसरे राजकुमार को हमारे मास्टर ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। शुरू से अंत तक महामहिम पवन सम्राट ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। यह पहले से ही आत्मसमर्पण का एक रूप था। आरव ने अपना सिर हिलाया। ऐसा अपमानजनक मामला पवन सम्राट संभवतः कैसे प्रकट हो सकते हैं? तीसरे राजकुमार के आत्महत्या करने के लिए बाहर आने से आदरणीय किमिया संप्रभु का गुस्सा शांत हुआ और शाही परिवार की प्रतिष्ठा भी बची रही। इसे एक बेहतर अंत माना गया। दोस्तों, आप लोग यहां थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। दरअसल कमांडर बीरभद्र के जाने के बाद आरव को भी सारे मामलों का पता चल गया। आधे घंटे पहले किमिया संप्रभु का तीसरा शिष्य जबल आरव को इस बारे में बता रहा था। दरअसल आरव और सातवें राजकुमार के बीच कल जो हुआ था, सालों पहले कुछ इस तरह का मालमा हुआ था किमिया पर्वत, लेकिन उस समय थोड़ा ज्यादा हो गया था। जबल ने बताया कि उस समय तक बड़े भाई अभिजीत ने भी गुरु संरक्षण में प्रवेश नहीं किया था। आदरणीय किमिया संप्रभु ने एक शिष्य को अपनाया था। परिणाम यह हुआ कि वह तीसरे राजकुमार से भिड़ गया और तीसरे राजकुमार ने उसे मार डाला। आदरणीय किमिया संप्रभु ने जब यह समाचार सुना तो वो क्रोधित हो गया और सीधे राजमहल की शहर की दीवारों पर चढ़ गया और तीसरे राजकुमार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। तब से राजधानी में आदरणीय किमिया संप्रभु का नाम गूंजने लगा कि वो अपने लोगों की रक्षा करता है। इन 2 दिनों में आरव लगातार अपने कुछ वरिष्ठ भाइयों का मार्गदर्शन कर रहा था और काफी आलसी हो गया था। बेशक यह भी ऐसा कुछ नहीं था जो एक झटके में पूरा हो सके। कुछ वरिष्ठों में तीसरे वरिष्ठ भाई जबल सबसे अधिक सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विनिमय का कारण बताते हुए आरव को चुनौती दी। परिणाम यह हुआ कि वो अपनी हार के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। तब से वरिष्ठों को आदरणीय किमिया संप्रभु की बातों पर संदेह नहीं रहा। इन 2 दिनों में काफी वरिष्ठ आरव के घर कुछ समस्याओं पर उनसे परामर्श करने के लिए आए। आरव स्वाभाविक रूप से उन्हें भी निराश नहीं किया। उन्होंने जो उत्तर दिए वे सभी बहुत ही उत्कृष्ट थे। जब वरिष्ठ लोग विस्तार से इसकी सराहना करने के लिए वापस गए तो उन्हें वास्तव में लगा कि यह मास्टर आदरणीय किमिया संप्रभु द्वारा कही गई बातों से भी अधिक उत्कृष्ट था और समझने में और भी अधिक गहरा और सरल था। हालांकि आदरणीय किमिया स्वामी ने जिन कुछ शिष्यों को अपनाया वे व्यक्तित्व में भिन्न थे। वे सभी ईमानदार और स्पष्टवादी लोग थे। न केवल वे आरव से ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि वे उन्हें एक अच्छे गुरु और मददगार मित्र के रूप में भी देखते थे, जिसके बारे में बोलते हुए उन्हें उस साथी सारंग के समान विचारधारा और व्यवहार विरासत में मिला था। किमिया पर्वत में आरव की खुशमिजाज जीवन के विपरीत सातवें राजकुमार की महल में अत्यधिक अराजकता फैली हुई थी। इन कुछ दिनों में राजधानी में तूफान आ गया। हर कोई और हर चीज अस्त व्यस्त थी। इस बात की जांच कर रही थी कि आदरणीय किमिया संप्रभु शाही परिवार को क्यों निशाना बना रहे हैं। अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन सातवें राजकुमार सब बहुत स्पष्ट था। शुरू में उसने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अंत में आरव को नहीं मारा। खैर, अविजित उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो भूल गया कि अभिजीत के ऊपर अभी भी एक और भी भयानक आदरणीय किमिया संप्रभु था। वास्तव में सातवें राजकुमार तीसरे राजकुमार की बात को पहले ही भूल चुके थे। उस समय वो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने इसके बारे में कुछ सुना, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। जब तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा शाही परिवार को मंजूरी देने की खबर नहीं फैल गई, तब तक सातवें राजकुमार को झटका लगा। तीसरे राजकुमार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए जाने की घटना को याद करते हुए इन 2 दिनों में वो लगातार चिंता में था। बार बार सोचने के बाद सातवें राजकुमार ने आखिरकार महामहिम पवन सम्राट को खोजने और अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला किया। गहरे और शांत शाही महल के भीतर ये लोगों से खाली था। सातवें राजकुमार महान हॉल में खड़े थे, लेकिन उन्हें लगा कि अनगिनत आंखें उन्हें घूर रही है। ये बच्चा देवरूप राजपिता से मिलने का अनुरोध कर रहा है। सातवें राजकुमार ने अपने हृदय में भय को बलपूर्वक दबाते हुए कहा, क्या बात है? महल की गहराई से एक आवाज शांत भाव से आई, मानो वो पाताल से आ रही हो। आपका ये बच्चा। सातवें राजकुमार ने जमीन पर घुटने टेके और घबराते हुए कहा, यह बच्चा मृत्युदंड का हकदार है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ जो मामला हुआ वो इसी बालक के कारण हुआ है। मैं राजपिता से प्रार्थना करता हूं कि इसे दंड दे। कोई उत्तर नहीं आया। पूरे महाकक्ष में
केवल देवरू की सांसों की आवाज रह गई थी।